तो दोस्तों बुधवार शाम को मार्केट आवर्स के बाद में पीवीआर्स ने भी अपने रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं और जैसा कि हमें उम्मीद थी कि रिजल्ट नेगेटिव में आएंगे और वही हुआ भी है दोस्तों। चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देख लो आप, चाहे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो, दोनों ही बेसिस पे जो है कंपनी ने लॉस किया हुआ है। मुझे तो दोस्तों इसमें खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। प्रमोटर जो है धीरे धीरे अपना स्टेक जो है सेल कर रहे हैं। डेट कंपनी के ऊपर में लगातार बढ़ते जा रहा है, कंपनी लॉस लगातार अपना बढ़ाते जा रही है। इसके कंपटीटर नए नए अब पैदा हो गए हैं, लोगों की हैबिट्स वगैरह चेंज हो गई है। तो इस शेयर में हमें क्या करना है, आगे हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट इसका बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे, इसके फाइनेंशियल वगैरह देखेंगे और इसके बिजनेस आउटलुक को देखेंगे हम। तो उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे दोस्तों कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए। एंड तक जाते जाते आपको ये चीज़ जरूर समझ में आ जाएगी, आई एम श्योर दोस्तों, कि पीवीआर में आगे फ्यूचर क्या है। तो बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिनट्यूबर। फिनट्यूबर एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फर्दर डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोगों को इस कंपनी के बिजनेस के बारे में तो पता ही है। इसका जो बिजनेस है मल्टीप्लेक्स का बिजनेस है। कोर इसका जो रेवेन्यू आता है टिकट वगैरह सेलिंग से आता है और जो सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू इसका है वो फूड्स वगैरह सेलिंग से आता है। जो मल्टीप्लेक्स के अंदर में फूड सेल होता है उससे इसका रेवेन्यू आता है। अब चलिए दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। 45 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया था दिसंबर क्वार्टर में, 181 करोड़ इसने रेवेन्यू किया मार्च क्वार्टर में, यानी कि रेवेन्यू में 300% का बढ़ोतरी जरूर हुआ है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका माइनस में था, यानी कि लॉस में था 78 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में, जो कि अभी भी लॉस में ही है 56 करोड़ रुपए। यानी कि इसमें 27% का बढ़ोतरी तो हुई है प्रॉफिट में, लेकिन ये लॉस कम हुआ है, प्रॉफिट नहीं आया है। और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 127 करोड़ का जो इंटरेस्ट था इसने लास्ट दिसंबर क्वार्टर में पे किया था। 123 करोड़ इसने इंटरेस्ट जो है मार्च क्वार्टर में पे किया। यानी कि डेट इतना है कंपनी के पास में, उससे ज्यादा तो रेवेन्यू भी नहीं आ रहा है कंपनी का, मतलब रेवेन्यू से ज्यादा तो डेट ही हो जा रहा है। और अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट की तो 49 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है इसने, नेट लॉस है इसने दिसंबर क्वार्टर में किया था और 289 करोड़ का नेट लॉस इसने मार्च क्वार्टर में किया है दोस्तों। तो 500% का इसमें जो है लॉस में बढ़ोतरी हुई है। और अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन तो देखने लायक है ही नहीं। 172 माइनस में था मार्जिन, 172% दिसंबर क्वार्टर में, 31% जो है इस क्वार्टर में है। तो ये जो है 140% ग्रोथ जरूर दिखा रहा है, लेकिन आप रिजल्ट देखिए कैसा है। और अगर बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस की दोस्तों, तो लास्ट ईयर इसने 3414 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो कि इस साल इसने मात्र और मात्र 280 करोड़ का रेवेन्यू किया। 90% तक रेवेन्यू इसका साल दर साल में कम हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1076 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसने लास्ट ईयर में किया था, जो कि अभी जो है घाटे में कन्वर्ट हुआ है। 334 करोड़ का ये कंपनी को घाटा हुआ है, यानी कि माइनस 131% का ग्रोथ इसमें है। इंटरेस्ट की बात करें तो 481 करोड़ इसने लास्ट ईयर पे किया था, 497 करोड़ इसने इस साल पे किया हुआ है। इंटरेस्ट में भी इसका 3% की बढ़ोतरी हुई है और कंपाउंडिंग के हिसाब से। एक्सेप्शनल आइटम जो है एक तरीके से इसमें कुछ नहीं है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 27 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसका लास्ट ईयर में था, जो कि अभी लॉस में कन्वर्ट हुआ है। 747 करोड़ का लॉस इसका हुआ है। दोस्तों जब कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो लिमिटेड बनाती है, लॉस होना चालू होता है तो देखिए किस तरीके से लॉस होता है। और कंपनी के दिन बदलने में टाइम नहीं लगते दोस्तों। आगे चलते हैं। अगर इसका प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 31% का इसका मार्जिन था लास्ट ईयर में, जो कि अभी माइनस में गया है 119%, यानी कि 151% का इसमें जो है डिक्लाइन है, यानी बहुत ज्यादा। और दोस्तों बात करें अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो एफआईआईज का इसमें 42% स्टेक है, प्रमोटर का 17% स्टेक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल का 15% स्टेक है, म्यूचुअल फंड का 16% स्टेक है और अदर्स का जो है 8% स्टेक है। और अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज में, प्रमोटर ने 0.01% थोड़ा सा जो है स्टेक इसमें सेल किया हुआ है, एफआईआईज ने 1.83% बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड ने 4.44% बढ़ाया है, इंश्योरेंस ने घटाया है, अदर डीआईएस ने 3.5% घटाया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल का तो अपने आप ही बढ़ जाता है, 2.5% जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल का बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों अब जल्दी से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। पीवीआर लिमिटेड कंपनी का नाम है, 1337 के करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन में 1.25% की बढ़ोतरी हुई है इतना गंदा रिजल्ट आने के बाद में, पता नहीं क्यों क्या रीजन है इसका। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 8,129 करोड़ का मार्केट कैप है, एंटरप्राइज वैल्यू 9,101 करोड़, नंबर ऑफ शेयर 6.08 करोड़,
पी इसका जो है लगातार घाटे में है तो 0 बता रहा है। प्राइस टू बुक इसका 4.43 है। फेस वैल्यू इसका 10 है। बुक वैल्यू इसका 301 है। डिविडेंड यील्ड इसका जो है ना के बराबर है। कैश इसके पास में 322 करोड़ है। डेट इसके पास में 1294 करोड़ है। ये पिछले साल का डेटा है, इस साल तो डेट और ज्यादा हुआ है दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 17% इसमें प्रमोटर होल्डिंग था, जो कि अभी 0.01% जो है कम हुआ है इस साल में भी। अर्निंग पर शेयर माइनस में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी रेट, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये सारा पिछले साल का रिकॉर्ड है। ये हमें देखने की जरूरत भी नहीं है अभी हम देखेंगे। इसका मेन रीजन हमारा देखने का कोई दूसरा है, वो मैं बताता हूँ। फिन स्टार अगर इसके देखें तो 3 स्टार है दोस्तों, ये भी छोड़ देते हैं। अब सीधा हम इसके जो रेवेन्यू है ये कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। हम अदर में क्या करते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसके बिजनेस में पिछले सालों में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से दिक्कत हुई है। तो इन क्वार्टर्स में इस रेवेन्यू को हम कंपेरिजन करेंगे दोस्तों। तो देखो पहले सबसे बड़ी बात क्या है, इसका रेवेन्यू लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 645 करोड़ था, जो घट के अभी कितना हुआ है, 180 करोड़ हुआ है। यानी कि जो मार्च का क्वार्टर था वो तो ठीक ठाक चल रहा था, उसमें कोई लॉकडाउन का इम्पैक्ट नहीं था, अनलॉक हो चुका था पूरी तरीके से। हालांकि जो था मतलब कम कैपेसिटी में चल रहा था, लेकिन हो रहा था, चल रहा था। और पब्लिक तो कम कैपेसिटी में भी कम से कम आधा रेवेन्यू तो आना चाहिए था, और पब्लिक उस हिसाब से ज्यादा आती। तो क्या पहले क्या पूरे भरे ही रहते थे, कभी खाली नहीं रहता था थिएटर, रहता था खाली पहले भी। लेकिन अभी जो है रेवेन्यू 180 करोड़ आया हुआ है इस क्वार्टर में। आधी कैपेसिटी भी होती तो आधा तो कम से कम रेवेन्यू आता, और पब्लिक बल्कि ज्यादा एक्साइटमेंट से आती, क्योंकि काफी जो क्वार्टर है तब से मूवी वगैरह देख नहीं रहे थे वो लोग, तो ज्यादा आते। और इसका मेन रीजन क्या है दोस्तों, हैबिट चेंज हो रही है लोगों की। लोग अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू मल्टीप्लेक्स में जाने के। लोग 1 साल की मेंबरशिप पे करके ओटीटी प्लेटफॉर्म को यूज करना प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू एक टिकट लेके एक मूवी देखने के। अब इस कंपनी के कंपटीटर भी काफी बढ़ गए हैं। अगर ये भविष्य में सरवाइव भी करती है, रिवाइव भी करने की कोशिश करती है अपने आप को, तो फिर भी इसके कंपटीटर अभी बढ़ गए हैं। कौन इसके कंपटीटर हो गए जिसको हम कभी समझ भी नहीं सकते थे कि ये भी इसका कंपटीटर हो सकता है। Amazon प्राइम इसका कंपटीटर हो गया, नेटफ्लिक्स इसका कंपटीटर हो गया, एयरटेल ने भी अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, वो इसका कंपटीटर हो गया, जी एंटरटेनमेंट ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, वो इसका कंपटीटर हो गया। तो एक तरीके से अब इसको सरवाइव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी दोस्तों। अगर ये रेवेन्यू जनरेट भी करता है भविष्य में, अगर इसको रेवेन्यू भी जनरेट ये कर पाता है, तो इसका एक ये सिचुएशन हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट इसको दबा के करनी पड़ेगी। अब इसका कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ेगी, मार्जिन इसके कम हो जाएंगे। अगर ये मान लो एक तरीके से अगर सरवाइव भी करती है ये कंपनी, तो बहुत ज्यादा इसको दिक्कतें आने वाली है, मार्केटिंग में इसका बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है। और वो भी अगर स्ट्रेटेजी इस कंपनी की अच्छी रहेगी तो चलेगी, फिर भी तभी। और देखो शेयर का प्राइस किस हिसाब से बढ़ रहा है, ये एक तरीके से एक धोखा है दोस्तों, और कुछ नहीं है। इसके इल्यूजन में मत फंसिएगा, चक्कर में मत पड़िएगा कि पीवीआर बाई करें। हम नहीं करेंगे हम इसको बाई। अब हमारे पास में एग्जिस्टिंग भी है, तो कोई उछाल आता है तो कोशिश कीजिए निकलने का इसमें से। और किसी अच्छी कंपनी में, काफ़ी कंपनी पड़ी हुई है यार, स्टॉक एक्सचेंज पे 6000 से ज़्यादा कंपनी है, उनमें से हमको क्या एक कंपनी नहीं मिलेगी इससे अच्छी। दोस्तों ये ह्यूमन बिहेवियर होता है। अगर कोई चीज़ हमारे करंट में सही चल रही है तो हम उसको कभी ये नहीं सोच सकते कि ये चीज़ गलत होगी फ्यूचर में। लेकिन आप देखिए नोकिया के साथ में क्या हुआ, ब्लैकबेरी के साथ में क्या हुआ, अदर कंपनीज के साथ में क्या हुआ, जो एक टाइम पर अपने उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा थी, ब्रांड इक्विटी इतनी ज़्यादा थी, उनकी ब्रांड वैल्यू आज की डेट में कुछ भी नहीं है। क्या रीज़न था? कुछ ना कुछ एक जो रिसेशन का दौर आता है ना, तो ये अपने साथ में 2-4 जो कंपनीज है उनको तो बहा के ही ले जाता है। अच्छी से अच्छी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी बहती हैं, लेकिन अच्छी 2-4 कंपनीज को जो है वो बहा के ही ले जाता है। हर रिसेशन की ये बात मैं बता रहा हूँ। आपको कभी लगता था किंगफिशर एयरलाइंस डूब सकता है, अच्छा चल रहा था? कभी आपको लगता है कि जो सहारा जैसी कंपनी है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जेट एयरवेज में प्रॉब्लम आ सकती है? इतने बड़े बड़े दिग्गज कंपनी थे दोस्तों ये, इनके जब ये चलते थे, जब ये लोग कभी कह नहीं सकते थे कि इसमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है करके, लेकिन आज आ रही है, अब पता लग रहा है लोगों को। लेकिन अगर आज की जनरेशन उस टाइम पे होती तो उस टाइम पे कभी ये सोचते नहीं कि ऐसा ऐसा हो सकता है करके। वैसे ही आज पीवीआर के बारे में सोच रहे हैं लोग, तो ये इसमें हो सकता है, इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ दोस्तों, इस शेयर से दूर रहिएगा जितना हो सके। अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग है पहले लेवल पे, पहले तुमने कहीं पे बाई किया हुआ है, उसको कोशिश कीजिए जितना भी ऊपर आए उतना निकलने का, उसमें से एक आध दो करके निकलते रहो, मतलब खत्म करो इस शेयर। देखेंगे बाद में, अगर चल जाएगा बाद में चलेगा ना,
बाद में खुलेंगे पीवीआर तो उसके बाद में देखेंगे, अनलॉक वगैरह होगा तो उसके बाद। अभी ये शेयर का प्राइस ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि अनलॉक होएगा पीवीआर चलेगा, पीवीआर में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अंदर की बातें जो है ये भी है ना, इन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा ना। हैबिट्स वगैरह थोड़ी इंसान की तुम चेंज कर सकते हो यार एकदम से। अगर चेंज करनी होती मार्च के मंथ में नहीं कर लेते क्या? मार्च के मंथ में, मार्च का जो क्वार्टर था उसमें तो भैया पूरा सब कुछ था ही, सब कुछ ठीक ठाक ही था, चल रहा था, अनलॉक था। तो लोगों की हैबिट जो है OTT पे शिफ्ट हो गई है दोस्तों, ये एक फैक्ट है, और इस बात को चाहे आप मानो चाहे ना मानो। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है उसके लिए। और दोस्तों ये डिटेल्ड एनालिसिस का प्लेलिस्ट भी आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे कंपनीज के जो कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस है, बिजनेस मॉडल एनालिसिस है, वैल्यूएशन एनालिसिस है, फाइनेंशियल एनालिसिस है। कंपनीज के फंडामेंटल्स करने में 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है दोस्तों, वो वैल्यू आपको 10 से 15 मिनट के वीडियो में मिल जाएगी। इसमें आपको 99% चीज़ें सारी कंप्लीट मिलेंगी। अगर इनकेस 1% कुछ मिसिंग भी रहता है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा दोस्तों। और इससे आपका क्या बेनिफिट रहेगा कि आप जो टाइम स्पेंड करते हैं 10 से 15 घंटे का कंपनी की रिसर्च करने में, वो आपके टाइम की बचत होगी। उस टाइम को आप कहीं दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं दोस्तों। और इन वीडियोस को आप चलते फिरते ट्रेन वगैरह में या सोशल मीडिया पे सर्फ करने का जिस टाइम पे मन करता है उस टाइम पे, तो अपने फ्री टाइम में भी यूज कर सकते हैं, फ्री टाइम में भी इनको देख सकते हैं। आपके टाइम का अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसका ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।